डॉक्टर साहब, डॉलर पे भी बात करेंगे। जो 6 हफ्ते पहली वाली सतह है उस पे आज डॉलर आ गया है, लेकिन एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से तजवीज़ आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब और पॉलिसियाँ हैं उनके चेक एंड बैलेंस के लिए और मजबूती के लिए एक मरबूत किस्म की नेशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाए वफाक और सूबों के दरमियान। CCI के होते हुए आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, और ये अगर होगी तो क्या ये NCOC टाइप मॉडल ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू बी विद यू ऑन द प्रोग्राम। देखिए, CCI के होते हुए CCI का अपना एक सेक्रेटेरिएट भी है जिसको हम आई थिंक IPC कहते हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा मेरा ख्याल है चूँकि ऑब्वियसली जो बाहर के अदारे हैं उनको उस तरह की शायद डेप्थ में नॉलेज नहीं होती जो हमें होती है। इसके अलावा एक प्रोविंशियल फाइनेंस का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एक एडिशनल सेक्रेटरी 21 ग्रेड लेवल का अफसर जो है वो उसको हेड करता है। उसका मतलब ये है कि वो कोऑर्डिनेट करें ऑन दी फाइनेंशियल इश्यूज विद दी प्रोविंसेस और देखें कि जो उनको रकूम जानी है वो जा रही हैं। IPC का काम ऑब्वियसली इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जो महकमा है वो तो एक अलहदा महकमा है, उसका काम CCI को फीड करना, और CCI में चारा बैठते हैं। अब इससे आगे मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, बट आई थिंक इनफ ऑफ मैकेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑन ग्राउंड बिटवीन द प्रोविंसेस, एंड इसी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। देखिए, असल बात पता है क्या है फैसल, आप बड़े हैरान होंगे, मैं इसको एक मुख्तलिफ जाविये से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। असल बात यह है कि जो CCI में समरीज आए फॉर एग्जाम्पल, या जो IPC काम करे, समझें कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जो काम का लेवल वो चाहते हैं ना, हम भी समझते हैं एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं समझते, पर हम तो टेक्निकल लोग हैं ना। तो जो अदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं, बाहर के जो मल्टीलैटरल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की तजावीज देनी चाहिए, ताकि जो 17 अदारे इस वक्त फेडरल में हैं, फॉर एग्जाम्पल 17 सब्जेक्ट्स हैं एग्जैक्टली, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात, ओशर, एनवायरनमेंट, उनको हमने फूड, उनको एग्रीकल्चर का महकमा तो चला गया पंजाब के पास, सिंध के पास, हमने उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी के नाम से दोबारा बना लिया। तो काम ये करने की जरूरत है, ये असल काम है। एक और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना लें, काउंसिल पे काउंसिल, आगे ही इतनी कमिटीज हैं, कैबिनेट कमिटीज इतनी हैं, ECC है। आई थिंक बहुत वक्त लगता है इसमें, इसकी गवर्नेंस में। सो एक तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ IPC या इस तरह के जितने भी अदारे हैं आप कीजिए, जरूर कीजिए, फिर आगे काम कीजिए। एक्सपेंडिचर के जो रिफॉर्म्स हैं, मैंने एक रिफॉर्म प्रोविंसेस के मद में रखा है, एक तीसरा रिफॉर्म भी रखता हूं फैसल आपके सामने जी। PSDP की मद में भी हम इन अदारों को बहुत से पैसे दे रहे हैं, इन यानी कि 17 सब्जेक्ट्स को जो कि परव्यू में नहीं है फेडरल के। PSDP को भी एनुअल डेवलपमेंट बजट्स जो प्रोविंसेस के हैं वहां पे लेके जाइए। ये है सब्सटैंटिव काम। ये काउंसिल्स, कमिटीज, कमीशंस जो है ना, दे डोंट सर्व मच ऑफ अ पर्पस। सो मेरी तो ये गुजारिश होगी कि ऑलरेडी इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की अगर तजावीज़ पे हम काम करें तो हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर। डॉक्टर साहब, रज़ा रब्बानी साहब तो ये कहते हैं कि ये एक आलमी एजेंडा है जिसकी तकमील के लिए इस तरह की तजावीज़ आती हैं, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं डॉक्टर मुबशर हसन साहब कहते हैं कि ये 1971 के साने के बाद जब वर्ल्ड बैंक और IMF और इन इदारों से हमारी हुई तो शुरू किया कि जी आप पर इतना कर्ज़ा है और आपने ये करना है, वो करना है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि हुजूर बात यह है कि हमने पिछले 12-14 साल में आपकी पॉलिसियाँ ही आगे बढ़ाई और उसके नतीजे में मुल्क हम तोड़ बैठे हैं, तो अब मज़ीद आप क्या चाहते हैं? तो क्या आप ये समझते हैं कि इस तरह की तजावीज़ हमें सीरियसली लेनी भी चाहिए, क्योंकि IMF की तजावीज़ की रोशनी में इस वक्त जो महंगाई और एक बेचैनी और इसतराब मुल्क के अंदर है वो भी तो हमारे सामने है। कोई रास्ता हमारे पास और है कि कुछ और सोचें, या अमल तो इस पर करना पड़ेगा लेकिन इसमें देखें हम कि हमारे लिए कितना हिस्सा मुफीद है, कितना हिस्सा नुकसानदेह है? तो आपने ज़बरदस्त बात सामने रखी है। मैंने इसलिए, चूंकि ये अब बातचीत हो रही थी, तो मैंने जाके वो रिपोर्ट पढ़ी है जी, वर्ल्ड बैंक की, जो इस वक्त ज़ेर बहस है, और मैंने राज साहब का खत भी पढ़ा है जी। देखिए, एक तो बात ये, हमें अपनी स्टोरी तो खुद ही लिखनी है ना। अब इसको हमें कोई रोक तो नहीं रहा लिखने में। एनर्जी सेक्टर उन्होंने फॉर एग्जांपल मेंशन किया है उस रिपोर्ट में। ये बात तो दुरुस्त है कि एनर्जी सेक्टर हमारा बहुत कमजोर हो गया है। एनर्जी सेक्टर में इंटरवेंशंस हमने कम की हैं, बट इंटरवेंशंस जो ग्लोबल मॉडल को देख के की गई और जो ग्लोबल लेंडर्स के कहने पे की गई वो भी अपनी जगह कायम है।
ये जो सारा कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोग्राम, रेगुलेटरी सेटअप्स आए सारे, इसमें हमारे साथ हमारे जो मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं, मैं तो इनको पार्टनर्स समझता हूँ, इनका भी एक किरदार था। पर अब हमें ये समझना है कि जिन मुल्कों ने भी इरशाद भाई तरक्की की है और अगर पाकिस्तान ने भी अब तरक्की करनी है, तो जब तक ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसको आप सप्लीमेंट नहीं करेंगे प्रोफेशनल मॉडल के साथ। हम बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात करते हैं, असल रिफॉर्म तो कॉम्पिटेंस का रिफॉर्म है ना, असल रिफॉर्म तो एक थिंक गवर्नमेंट, जो इसका नर्वस सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको स्ट्रेंथन करने का रिफॉर्म। फिर हमें ये पॉलिसी आउटसोर्स नहीं करनी पड़ेगी ना, एनर्जी पॉलिसी हम खुद लिख पाएंगे, टैक्सेशन की पॉलिसी हम खुद लिख पाएंगे। मेरी पॉलिटिशियन से गुजारिश ये है कि किसी को ब्लेम करना तो एक तरफ है, अब ये कोशिश कीजिए कि आप अपना जो आने वाले 5 साल हैं आपको मिल रहे, उसमें वो मरबूत पॉलिसीज तो सामने रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। चले कोई गलत था या सही था वो तो एक बात है, IMF में के बगैर इरशाद साहब इस वक्त हुकूमत नहीं चल सकती, ये भी याद रखिए। तो उनको साथ चलाना है, अब उनको भी चलाने के लिए अपनी टीम अच्छी बनाइए। मैंने 2013 में जब पाकिस्तान का ये प्रोग्राम चलाया, पाकिस्तान में इरशाद साहब कभी जिंदगी में एक भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया सवाए उस प्रोग्राम के जिसको मैंने एंकर किया था उस कोर टीम के साथ। तो हम सारा एक प्रोफेशनल सेटअप ले आए थे। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है, डॉक्टर साहब प्रोग्राम भी आपने चला दिया, हम बारहा IMF के पास भी चले गए, एक बहुत बड़ा तारीखी डॉक्यूमेंट कहती है पीपल्स पार्टी उसको, इवन मुस्लिम लीग नून भी उसमें शराकतदार थी, 18th अमेंडमेंट। फिर जब NFC हुआ, पंजाब ने अपना हिस्सा कम किया, तय ये हुआ था कि टैक्स टू GDP हमने 20% करना है टिल 2020। आज भी आई थिंक 7 या 8% पे भी शायद हम नहीं हैं। और फिर उसके बाद जब बात होती है सूबे अपना हिस्सा मांगते हैं तो 75% तो सिर्फ वफाक को सूबों को देना पड़ जाता है। ये मामलात क्यों नहीं सुधर सके, इसका ज़िम्मेदार कौन है? IMF के प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, आपस में इत्तफाक होने के बाद, लेकिन ये सुधर ना सके। आपकी बात जो है ना, ये सबसे ज़्यादा वजन है इस गुफ्तगू में। इसका ज़िम्मेदार वो है जो हमने, जिन्होंने पाकिस्तान को ये जो कलीदी फैसले हैं वो हम कर नहीं पा रहे। मसलन कि ये सब्जेक्ट्स हमने डिवॉल्व किए होते तो हमारा फेडरल का एक्सपेंडिचर कम होता। हम 9% टैक्स टू GDP पे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 9% को हमने कहा था कि हम 12-13 पे ले जाएंगे, पर हम कर नहीं पा रहे। पर हमने डिवॉल्व सब्जेक्ट्स के पैसे भी नहीं नीचे भेजे, टैक्सेशन भी नहीं बढ़ाई। शौकत तरीन साहब, डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफ़ी, शौकत तरीन साहब जिन्होंने ये NFC का वो क्रेडिट भी लेते हैं, वो कहते हैं हमने तय किया था 20% पे लेके जाएंगे, लेकिन अब आप देख लें हम तो बड़े ही नहीं हैं। तो चूंकि आप नहीं बढ़े तो आपकी मुश्किलात फेडरल फिस्कल की बढ़ती रही, क्योंकि फेडरल जो फिस्कल सिस्टम है, यानी कि जो फेडरल का मालियाती खसारा है, वो 8% ऑफ GDP पे चला गया है पिछले 5 साल में। फैसल, यही 8% जब हर साल खसारा होता है, इस साल 8,000 अरब के करीब होगा। जब 8,000 अरब का ये खसारा होगा तो आप 8,000 अरब बोरो करेंगे, तो आप ये कहानी सुनते हैं ना कि पाकिस्तान का डेट इतना बढ़ गया। ये एग्जैक्टली इतना ही सादा है ये गुफ्तगू। अब आप अगर टैक्स टू GDP रेशियो FPR का 8-9% के दरमियान पिछले 10 साल में चलाएंगे और अपना फिस्कल का खसारा 8% पे रखेंगे, तो मुल्क का बजट और मुल्क के हालात वही होंगे जो दिखाई दे रहे हैं। अब जो पीछे हो गया वो तो हो गया, NFC पे बात तो दोबारा करनी पड़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसमें कुछ गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी फेडरल लेवल पे, इसमें भी गुंजाइश नहीं है। एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है।